भाई जय श्री कृष्णा। देखिए, कल मैं आप लोगों को बता रहा था माहेश्वर सूत्रों के बारे में। मैं समझता हूँ आपने उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली होगी और आप उनको सीख के भी आए होंगे। घर से याद करके लाएं? चलो कोई बात नहीं है। तो देखो, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ 5 मिनट में। अ ई ऊण रील रिक ए ओंग ऐ औच ह य व रट लण य मंगड़ नम झ भय घड़ धस जब गड़ दस ख फ छ ठ थ चट तब कपय स स सर हल। ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण की संज्ञा हो जाती है। तो 14 के तो 14 गए, तो 14 अंतिम हल जो हल चिन्ह वाले हैं 14 तो वो हो गए। और 6वें सूत्र में एक आ दे रखा है, इस तरीके से उसकी और इत संज्ञा हो जाएगी उपदेशीय अनुनासिक सूत्र से। तो 14 सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण हो जाएंगे? 15 इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन है भाई अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना। यही तो है। अब प्रत्याहार बनाएंगे हम। भाई प्रत्याहार किसे कहते हैं? जहां पर वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता हो उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन संहिता। वो ये कहता है अंतिम इत से मिलकर के पहला अक्षर अपने साथ साथ बीच में आने वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। जैसे अण में आ ने अपना और बीच में आने वाले ईऊ का भी ज्ञान कराया। मैं ऐसे कह सकता हूं अण बराबर आ से लेकर णा तक के अक्षर जिसमें इत संज्ञक वर्ण को गिना नहीं जाएगा। इस तरह मैंने 44 प्रत्याहारों में से कुछ सामान्य प्रत्याहारों का ज्ञान कराया। अब बताया कि जैसे स्वर को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है? अच्छा, व्यंजन को बतलाने वाला हल। माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का प्रारंभ किससे होता है? हा से। अब बताया अंतस्थ को बतलाने वाला यण, 5वें को यम, चौथे को झस, तीसरे को जस, दूसरे को कोई नहीं, पहले को चय, पहले दूसरे को खय। यही तो बताया, पहले दूसरे को खय, ऊष्मों को सल, सब को अल, घोषों को अस और अघोषों को खर, है ना। अब इतना जानने के बाद फिर हमने कहा इस तरह से माहेश्वर सूत्रों से हम 44 प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं, जिनमें से गुरु श्रेष्ठ पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का अपनी अष्टाध्यायी में प्रयोग किया, जो 2 नए प्रत्याहार थे, एक था यम और एक चय। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम देखें, हमने कहा कि भाई 1-2 लाइन और बची हैं, कल बताया हकार वाली। तो देखो नीचे देखो, माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्णों के अंतर्गत 2 बार हकार का प्रयोग हुआ है। व्यंजन वर्णों के अंतर्गत 2 बार हकार का प्रयोग हुआ है। दो बार हकार का प्रयोग किया गया है। हाँ आया है ना। देखो 1, 2, 5वें नंबर के सूत्र पे आया है हयवरट, हयवरट में हा आ रहा है ना, और एक 14वें सूत्र पे आया है हल, आया है ना। तो 2 बार हा आया है। तो जिसमें लिखें, जिसमें पहले हा का प्रयोग तो घोष वर्णों के साथ गिनने के लिए किया गया है। घोष में आते हैं ना स्वर, हा, अंतस, तीसरा, चौथा और 5वां, यही तो आते हैं घोषों में। घोष वर्णों के साथ गिनने के लिए किया गया है, जबकि कोमा लगा करके, जबकि दूसरे हा का प्रयोग ऊष्म वर्णों के साथ, ऊष्म वर्ण मतलब शल प्रत्याहार, ऊष्म वर्णों के साथ गिनने के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर है भाई? ऊष्म सा 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 हा, लास्ट में हाल आएंगे ना, तो इसलिए ऊष्मों के साथ गिनने के लिए किया गया है। अगला बिंदु लिखें, इत संज्ञक वर्णों के अंतर्गत
इद संज्ञक वर्ण कितने हैं भाई? 15 है। इद संज्ञक वर्णों के अंतर्गत, इद संज्ञक वर्णों के अंतर्गत 2 बार णकार का प्रयोग किया गया है। 2 बार ण, देखो ये ण ऐसा अक्षर है, इसका 2 बार प्रयोग किया गया है। इद संज्ञक वर्णों के अंतर्गत 2 बार णकार का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोजन दो तरह से, जिसका प्रयोजन 2 तरह से अण प्रत्याहार का निर्माण करना है। 2 तरह से अण प्रत्याहार का निर्माण करना है। 2 तरह से अण बनाएंगे भाई, देखो 2 तरह से अण प्रत्याहार का निर्माण करना है। तो एक अण तो बनेगा पहले सूत्र के आ से और लास्ट में ण दे रखा है। दूसरा अण बनेगा पहले सूत्र के आ से और छठवें सूत्र के ण तक के अक्षर आ जाएंगे। देखो भाई मैं यहां लिख के बता देता हूं तुम्हें, देखो अ ई उ ण, ठीक भाई, पहले आ से और लास्ट में पहले सूत्र के अंत में ण दे रखा है, यानी आ से लेके ण तक के अक्षर कौन कौन से आएंगे? अ ई उ और ण। इसको काट देंगे, कितने अक्षर आ जाएंगे आपके? 3। दूसरे अण में 14 आते हैं, पहले सूत्र के आ से और छठवें सूत्र के ण तक। तो देखते हैं अ ई उ ण री री क, ए ओ ग, ऐ औ च, ह य व र ट ल ण। अब देखो भाई, अब इस जगह देखें, पहले सूत्र के आ से अरे यार, देखो पहले सूत्र के आ से और छठवें सूत्र के ण तक के अक्षर कौन कौन से आएंगे? अ ई उ री री क जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ए ओ ऐ औ ह य व र और ल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है भाई, इसके बाद में जो ण दे रखा है वो तो लोप होने वाला है। कितने अक्षर हो जाएंगे आपके? 14 हो गए ना। अब देखो एक अण में कितने आए आपके? 3। दूसरे अण में कितने आए? 14। और हमने आपको उस दिन बताया था कि 14 जब पेपर में पूछा जाए अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो उत्तर तो 3 भी आएगा और उत्तर 14 भी आएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन गुरुजी अब फिर हम क्या करें, अगर दोनों आ जाएं तो निश्चित रूप से तीसरा ऑप्शन देगा उभयो। उभयो का मतलब है दोनों ही आते हैं इसमें, तो 3 वाला भी आता है 14 वाला भी आता है। लेकिन गुरुजी एक उत्तर कब आएगा? तो ध्यान रखें 14 वाले का प्रयोग पूरी अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 4000। 4000 में जिस किसी भी सूत्र में नाम लिया जाएगा अण का, सब जगह 3 वाले वर्ण का ही प्रयोग किया जाएगा, ऊपर वाले का। लेकिन 14 का प्रयोग तो एक ही सूत्र में किया जाएगा, एक ही सूत्र है बस। वो कौन सा है? तो देखें, अणो दित सवर्णस्य शवर्णस्य चा प्रत्ययः चा प्रत्ययः। लो भाई, एकमात्र यही सूत्र ऐसा है जिसमें 14 वर्ण वाले अण का प्रयोग किया गया है। इसी का, केवल इसी का, यानी 14 वर्ण वाले का प्रयोग इसी सूत्र में किया गया है। बाकी अष्टाध्यायी में किसी भी सूत्र में अण नाम आ जाएगा तो कितने वर्णों वाले अण का ग्रहण किया जाएगा? 3। अब पेपर में पूछ ले कि अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, इस सूत्र के अनुसार अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो उत्तर बताओगे 14। ठीक है ना? क्लियर है? लिखिए मैंने बताया इस संज्ञक वर्णों के अंतर्गत 2 बार नकार का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोजन 2 तरह से अण प्रत्याहार बनाना है। आप इस दोनों को बना दीजिए, पहले एक 3 वाला बनाइए, एक 14 वाला बना दीजिए। हाँ, बोल व्यंजन तो हल चिन्ह वाले होते हैं, इनको बोलने के लिए ही स्वर लगाते हैं हम।
दोनों अण को उतार लीजिए। लो लिखें 14 वर्णों वाले अण प्रत्याहार का प्रयोग तो 14 वर्णों वाले अण प्रत्याहार का प्रयोग तो सूत्र का नाम लिख दें इसका, अणुदेत शवर्णस्य चा प्रत्ययः, अणुदेत शवर्णस्य चा प्रत्ययः इस सूत्र में ही किया गया है। अणुदेत शवर्णस्य चा प्रत्ययः इस सूत्र में ही किया गया है। अन्य किसी भी सूत्र में अण नाम आ जाए, अन्य किसी भी सूत्र में अण नाम आ जाए तो 3 वर्णों वाले का ही ग्रहण किया जाएगा। नाम आ जाए तो 3 वर्णों वाले अण का ही ग्रहण किया जाएगा। लो भैया, इस तरीके से प्रत्याहार आपके कितने हो जाते हैं? टोटल 44। पाणिनि ने कितने प्रयोग किए? 42। 2 नए थे, वो एक और यम और एक क्षय। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार हा आया। पहला हा घोष में गिनने के लिए, दूसरा हा ऊष्मों में गिनने के लिए, और 2 बार ना आया 2 तरह से अण बनाने के लिए, एक में 3 और एक में 14। 14 का प्रयोग तो केवल इसी सूत्र में किया जाता है, अन्य सब जगह तो 3 वाले का ही ग्रहण किया जाता है। क्लियर है यहां तक? जो भी आज तक समझाया कोई परेशानी बेटा नहीं ना? तो देखिए अब आगे बात करते हैं हम। अब अगला नया टॉपिक शुरू होता है, यानी जो वर्ण विचार के अंतर्गत जो वर्ण संबंधी विचार था, विचार विश्लेषण था, माहेश्वर सूत्र थे, इनका हमने पूर्ण ज्ञान कराया। अब अगला बिंदु चलता है उच्चारण स्थान, कंठ तालु आदि आप जानते होंगे। तो देखो ये बिंदु आ गया आपका उच्चारण स्थानानी, उच्चारण स्थानानी। देखो उच्चारण स्थान, अब उच्चारण स्थान शुरू होते हैं। आचार्य पाणिनि कहने लगे कि भाई अब तक तुमने वर्ण सीखे, भाई रामकुमार शास्त्री सर से आपने वर्ण सीखे, और वर्ण सीखने के बाद आपने माहेश्वर सूत्रों में उनको कैसे कैसे बैठे हुए हैं इसका भी ज्ञान कर लिया। अब आप ये सीखिए कि ये वर्ण किस स्थान से बोले जाते हैं। ठीक भाई, हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी जीव दिन भर धूम धड़ाम बीतो करते हैं। बातें पूछो तो सही, मोह भार की ड्रेसिंग में देखेंगे ना, दिन भर पसीना आयो करे हुए है ना। घर जाके देखियो, मैं पसीना कह रहा हूँ, साइंस लार कह रही होगी बातें, है ना, उसे पसीना आता रहता है। लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से ये वर्ण बोले जाते हैं। तो देखें पहले तो इसकी परिभाषा ही देखिए। उच्चारण स्थान कहते किसे हैं? तो ध्यान से देखें कि वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ जानते हो, मुंह खोल के देख लो, वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ जिस किसी स्थान की तरफ संकेत या इशारा करती है तो वह स्थान पैदा होने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जिस स्थान की तरफ संकेत कर दे, वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ जिस किसी स्थान की तरफ संकेत या इशारा करती है तो वह स्थान उस पैदा होने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब उच्चारण स्थान कितने होते हैं भाई? तो उच्चारण स्थान आचार्य पाणिनि ने 8 गिनाए। कितने गिनाए? 8।
कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ नासिका जिह्वा मूल, है ना, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ नासिका जिह्वा मूल उरस इति अष्टौ उच्चारण स्थानानि भवन्ति। तो देखो 8 उच्चारण स्थान होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देखो बेटा। देखो भाई अब समझिए, गर्मी आ गई है, चांद छिल रही है सफरी। हाँ, अब बाल वाल की चिंता ना करें। तो देखो अब बात करते हैं कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। तो देखो पहले शुरुआत करते हैं, तो देखो ये है आपका ओष्ठ, ठीक है ना। देखो भाई यह है आपका ओष्ठ, ओष्ठ है, हाथ फेर के देख ले, होता है कि ना है ओष्ठ। अब जैसे ही हम थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं, पहले ये आपकी नासिका है, नासिका। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो आपकी, जिनकी ध्वनि आपकी नाक से भी निकलती है, नासिका। अब देखो भाई, अब जैसे मुख में प्रवेश करेंगे अपन, प्रवेश करेंगे, और जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको देखो एक ओवर ब्रिज सा मिलेगा, है ना, ऐसे है, देख लियो जी फराए गए, ऐसे मिलेगा। तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है, और आपको देखो यहाँ चित्र में, तो ये है आपका मूर्धा। क्या है आपका मूर्धा। और जैसे ही दोबारा से फिर देखें, ओष्ठ से अंदर एंट्री करेंगे, तो देखो आपके ये दंत गड़सा से दिख रहे ना, जैसे कुट्टा में ना हो गड़सा, पूरी दे में बाजरे की करब की दे में ना कुट्टा में, तो सब दे पहले कायदे मेल होए बागो गड़सान थे, और मोड़े में तो मुठा दे में गाय, अब सुबह संजा तो कायदे मेल होए गड़सान थे, ये गड़साई है बेटा। तो देखिए ये जो आपके गड़सा हैं, ये सब क्या है, दंत, ये आपके दांत हैं। और दांत के ठीक ऊपर देखो एक लाइनिंग सी हो रही है ना, लाइनिंग सी, बोल के देखो ट ट। अब जीभ फिराओ, जहां ट ने टच किया है जीभ ने, ट, अब जीभ फिरा के देखेंगे तो एक लाइनिंग सी है रही है ना, गिरारी सी कस रही है, गिरारी ना है, गिरारी होते हैं, ऐसी गिरारी सी हो रही है ऐसी इस जगह पर। तो देखो ये क्या है आपका, देखो ये है आपका, देखो एक सेकंड रुकें, एक सेकंड रुक जाओ। ये जो आपका है, ये आपकी लाइनिंग सी है, ये तो मूर्धा है, और जो ऊंचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपका तालु है, ये आपका क्या है, तालु। क्षम्यताम। देखो अब बात आई यहां पे कि ये, एक सेकंड भाई, थोड़ी सी मिस्टेक है ये, हाँ, ये वाला जो हिस्सा है लाइनिंग वाला, इसे हम ऐसे कह सकते हैं, देखो भाई ये जो आपका, ये तो ओष्ठ हो गया, ओष्ठ में जैसे ही एंट्री करेंगे ये आपके दंत हो गए, और दंत के ठीक ऊपर जो लाइनिंग सी हो रही है, इस लाइनिंग को कहते हैं हम मूर्धा। क्या कहते हैं, मूर्धा। और जैसे ही हम ऊपर चलेंगे, ये वाला जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है आपका, तालु। अब तालु है भाई, ये तालु है, और जैसे ही अपन नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर एक, मुंह खोल के देखेंगे, ड्रेसिंग में एक जेवरी सी लटक रही होगी, जेवरी सी कह दो, पैंट कह दो, जैसे तुम बुर्स मारे ना कि बार पे जोर जोर थे, तो कबो कबो ज्यादा भर जाए तो एक लाइन सी लटक जाए ना, तो ऐसे है सके भीतर पैंट जब करे होगो तुम्हारे लटकी रह गई होगी। अब वो क्या है, जो लाइनिंग सी है, यानी जो लटक रही है आपके, ये है आपका कंठ। क्या है भैया, कंठ। अब ऐसे चलेंगे, देखो मुख में एक श्यापिन सी है, ये जो आपका है वो है यहां तक, ठीक भाई। जीव है काऊ की है, जो पाम लगाए कि जोर से खींचेंगे ना तो यहीं तक है, पर प्रयास करना नहीं है ना, यहीं तक है जीव तुम्हारी। तो जीव यहां तक है, ये जिह्वा मूल हो गया, और जीव जहां तक है उसे कहते हैं जिह्वा मूल। क्या कहते हैं हम, जिह्वा मूल। ये भैया जिह्वा मूल है।
अब यहां देखो दो नलियां हैं, गले में दो नली हैं, और एक तो है आपकी आहार नाल और एक है श्वास नाल, है कि नहीं है? श्वास नाल से हम श्वसन क्रिया करते रहते हैं, और जब झेमे को जुगाड़ मिल जाए तो झेते हुए रहते हैं, झेते हैं ना। अब तो देखो जब हम, ये एक बहुत विशेष प्रकार के ढक्कन का काम करती है, जो कंठ वाली और ये काकल्य वाली जो जगह है ना, इस जगह पर देखो जैसे ही हम कुछ भोजन वगैरह वगैरह या द्रव इत्यादि लेते हैं तो उस श्वास नली के ऊपर ये एक ढक्कन का काम करता है। जैसे ही हम कुछ गटकते हैं तो वो आहार नाल में जाता है और वो ढक्कन लग जाता है ताकि कुछ भी कण श्वास नली में नहीं जाए। जैसे हम पी रहे हैं, कुछ दूध वगैरह वगैरह पी रहे हैं और अचानक पीते पीते हम बोल गए और बाम चले गो और लेके वो देखिए फंदा लग गो, पीठे ठोकी हो या की है तो जाएगी, होता है कि नहीं होता है? तो ये है आपकी श्वास नाल। और श्वास नाल जो है आपकी, देखो श्वास का संबंध है आपके फेफड़ों से, ठीक है भाई, फेफड़ों से है, और फेफड़े यानी हृदय, और हृदय से मतलब है संस्कृत में उरस। हृदय से मतलब क्या है? उरस। अब देखो भाई, पहला हो गया आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल, उरस। इस तरीके से उच्चारण स्थान कितने हो गए भैया? 8। देखो भाई, अगर कहा जाए कि उच्चारण स्थान कितने हैं तो उच्चारण स्थान आपके 8 हैं। अब 8 को याद कैसे करेंगे? तो कुछ एक ट्रिक तरीके से, यानी अपन संस्कृत में हमारे यहाँ सूत्र हैं, आपको वो सूत्र याद करने हैं। सूत्र बहुत आसान तरीके से आपको ये याद करवा देंगे, हिंदी में भी काम आएंगे तुम्हारे। तो देखो भाई, ध्यान से देखेंगे अपन। देखो पहला, अब कौन कौन से हैं? 8 कौन कौन से हैं? मेरे साथ बोलिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल, उरस। उरस का मतलब है हृदय। ठीक भाई, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हमारे जहां से बोले जाते हैं या अंदर से उच्चरित होते हैं। ठीक भाई, अब वो कौन से हैं तो अब हम देखेंगे। तो देखो भाई, पहला है आपका कंठ। अब कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं तो देखेंगे। कंठ से बोलने के लिए आचार्य कहने लगे आकोह विसर्जनीयानाम कंठः, आकोह विसर्जनीयानाम कंठः, विसर्जनीयानाम कंठः। लो भाई, अब बहुत ही आसान है बेटा। अकोह विसर्जनीयानाम कंठः, देखो भाई पीछे याद भी करा दूंगा तुम्हें अच्छे से। अकोह विसर्जनीयानाम कंठः, देखो 4 अक्षर रेखांकित कर लो। ठीक भाई, आचा एक बार समझ लें। आचार्य कहने लगे मैं जिस स्वर का नाम ले दूं वह अपना और अपने बड़े भाई का भी ज्ञान कराएगा, और जिसके नीचे ऊ की मात्रा लगा दूं वो अपने पूरे वर्ग का बोध कराएगा, अपने परिवार का बोध कराएगा। आगे शास्त्री सर जैसा कहें वैसा समझ लेना। ठीक भाई, अब देखो आ से मतलब क्या है? आ से मतलब है अ या बड़ा आ, ठीक है ना। कु से मतलब है कवर्ग, और कवर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, घ, ठीक है ना। अब देखिए आगे दे रखा है ह, और फिर दे रखा है आपका विसर्ग। विसर्ग दे रखा है ना, विसर्ग बोले तो 2 बिंदी। अरे आनाम लिख रहा है ना, विसर्जनीय शब्द का मतलब है विसर्ग, आनाम का मतलब है इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका कंठ होता है। ठीक भाई, अब कौन कौन से वर्ण हैं? देखो भाई, आ से मतलब आ, कु से कवर्ग, हा से हा, और वी से विसर्ग, वी से विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक भाई, अब हम बोल के देखेंगे। देखो जैसे अ, बोल के देखना। अ, यहां हाथ रखो ऐसे। अब बोल के देखो अ, आ, क, ज्यादा नहीं दबाना है। क, ख, कुछ नहीं तो बिल्कुल ही हाथ हटा लिया, कोई पता नहीं दब्बा दब्बू दे रहे हैं, है ना। तो क, ख, ग, घ, घ, ह, और विसर्ग भी हा जैसी ध्वनि देता है, रामः। अब बताओ यही कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब कुछ? ये भैया ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, याद कर सकते हो। अकोह विसर्जनीयानाम, अकोह विसर्जनीयानाम, अकोह विसर्जनीयानाम। अगला देखते हैं। अब देखो भाई, दूसरा है आपका तालु। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखें, तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं तो देखो इचु यशानाम तालु हूं, इचु यशानाम, इचु यशानाम। लो भैया, इचु यशानाम तालु हो।
अब इसमें भी 4 अक्षर रेखांकित कर दो। देखो 4 अक्षर की चाबी है और गाड़ी स्टार्ट है गो, मैसी ट्रैक्टर स्टार्ट। देखो ई चू या स यहां तक। ई से मतलब क्या है? दोनों तरह की ई। अरे चू से मतलब क्या है? चवर्ग। च छ झ झ य। आगे देखो क्या दे रखा है? य। और अगला क्या दे रखा है? श। इस सा को याद करेंगे हम, क्योंकि सा 3 तरह के हैं। पूछ सकता है कि सलगम वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तालु। ठीक है ना? तो देखो इचु यसा नाम, इचु यसा नाम, इचु यसा नाम। तो देखो इसमें कितने अक्षर आ गए? ई चवर्ग या और सा, ये तालु से बोले जाते हैं। अब देखो मैं उच्चारण करके बताऊं तुम्हें, इसमें जीभ हमारी आगे से तो झुक जाएगी, जैसे कोई नीचे कांटो डाल के पकड़ रहा है ना, और बीच में से उछलेगी। कौन सी जगह पे? इस गड्ढे वाली जगह पे उछलेगी। देखो ई छ श झ झ य श। अब बताओ जीभ है रही है कि ना है रही? मैं कर रहा हूँ का तुम्हारी पकड़ पकड़ के करे है। ये कहोगी हाथ लगाया होगा, अपने आप जा रही है धैड़ी धैड़, जा रही ना जा रही। तो देखो भाई इचु यसा नाम, बहुत अच्छे। अब देखो तीसरे नंबर पे आ जाओ, मूर्धा। अब मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? तो देखो भाई मूर्धा से ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। लो भाई इसने कहा ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। लो भाई 4 अक्षर रेखांकित कर दो भैया। वही 4 अक्षर की चाबी है। री से दोनों तरह की री, संस्कृत में छोटी बड़ी दोनों होती हैं कि नहीं होती हैं? लो भैया दोनों तरह की री आ गई। टू से मतलब क्या है? टवर्ग। टवर्ग में आ गए ट ठ ड ढ न, आ गए ना। अब देखो आगे दे रखा है आपका र और फिर दे रखा है आपका स। इसमें इस वाले सा को गोले में बंद कर दो। लो भैया षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये बढ़िया जुगाड़ है। ले भाई ऋतु रसाणाम मूर्धा। री से री, टू से टवर्ग, र से र और सा से सा। अब देखो बोल के देखो, तुम्हारी जीभ में ठोकर मारेगी गिरारी सी जाए जगह पे, दांत होंगे ठीक ऊपर। बोल के देखो री। देखो लगत के में ऐसे जन अर्थ करंट बढ़ गएगा। री ट मैं लेके जा रहा हूँ का ठ ड ढ पर रोना रो रहा सो है ना। ट ठ ड ढ ण र श। इस तरीके से देखो ये वर्ण भैया मूर्धा से बोले जाते हैं। आ रहा है ना समझ में? देखो भाई इतने सारे वर्ण हो गए, ट्रिक भी कितनी अच्छी है। अब तुम पे सबरो सूत्र याद नहीं हुए तो यहां तक तो याद कर सकते हैं ना रीट वाले प्रिय विद्यार्थियों। अकुहवी कंठः, इचुयस तालु, ऋतुरस मूर्धा। इतना याद कर सकते हैं। पूरा याद हो जाए तो आप विद्वान और विदुषी, नहीं याद होए तो टेस्ट पास करना बस, चूल्हे में जाए पर और कचू। ठीक है। अकुहवी कंठः, इचुयस तालु, ऋतुरस मूर्धा। अकुहवी कंठः, इचुयस तालु, ऋतुरस मूर्धा। याद कर सकते हो ना? चलो पूरा सूत्र बोल लेते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम, इचुयसानाम, ऋतुरसानाम। आगे देखो एक अगला सूत्र आएगा ऋतुलसानाम दंताः। ठीक भाई, आगे हम पीछे पढ़ेंगे तो देखो पहले इसको यहां तक लिख लेते हैं। यहां तक कोई समस्या? देखो भाई आ कवर्ग, ये कवर्ग है भाई आपका कवर्ग। ठीक है ना। आ कवर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से। ई चवर्ग या और सा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से। री टवर्ग रा और सा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? मूर्धा से। ठीक भाई। अब देखो चलो लिख लो उच्चारण स्थान। लिखें पहले वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय वर्णों का उच्चारण करते समय लिख के दिखाऊं या है जो बोल लोगा हूं? वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ
जिस किसी स्थान की तरफ संकेत या इशारा करती है, जिस किसी स्थान की तरफ संकेत या इशारा करती है, तो वह स्थान उस पैदा होने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो वह स्थान उस पैदा होने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। लो भैया, जिस स्थान की तरफ हमारी जीभ संकेत करेगी, कभी तो कंठ के पास जाकर के वह उछल गई थी, कभी वह मूर्धा से टकराई थी, और कभी तो उसने तालु की तरफ संकेत किया कि ये वर्ण ऐसे बोलते हैं, है ना, मैं आगे से झुकूंगी और बीच में से उछलूंगी तो तालु वाले वर्ण बोलेंगे। ठीक भाई, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो देखे, मैंने बताया कि वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ जिस किसी स्थान की तरफ संकेत या इशारा करती है, तो वह स्थान उस पैदा होने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। नीचे लिखें, उच्चारण स्थान 8 होते हैं। उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 8 होते हैं। कौन कौन से हैं? डैश करते हुए लिखें, नंबर से लिखे हुए हैं। कंठ, जिन पर नहीं लिखा जा रहा वो टीप लें, शर्माए नहीं, कहीं जो अम्मा देख रहा होगा ये क्या कौन कौन सा टीप रहा है। तो देखो भाई, कोई बात नहीं है। कंठ, तालु, देखो ये रहो, मूर्धा, दंत, संख्याएं भी देखते चलें। चौथे नंबर पे दंत, 5वें पे ओष्ठ, नासिका, 7वें पे जिह्वा मूल, और 8वें पे है उरस। उरस कह दो, हृदय कह दो। ठीक भाई। नंबर 1 लिखो कंठ। कंठ, और कंठ के लिए आप पहले नंबर का सूत्र जो हमने लिखा है ये लिख लेंगे। अकोह विसर्जनीयानाम कंठः, अकोह विसर्जनीयानाम कंठः, अकोह विसर्जनीयानाम कंठः। बी लिख रहा है बेटा ये, वी। अकोह, अकोह विसर्जनीयानाम कंठः। इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब आप लिखेंगे कंठ वाला अकोह विसर्जनीयानाम कंठः। नीचे लिखो, यों के त्यों उतार लो। अ आ कवर्ग, कवर्ग में कौन से आते हैं? क ख ग घ घ। फिर कोष्टक बंद करते हुए लिखेंगे ह, और फिर लिखेंगे विसर्ग, और आगे लिख दोगे 2 बिंदी। लिखें डैश करते हुए, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कौन से वर्ण? अ आ कवर्ग, हा और विसर्ग। ठीक है ना। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है तथा कंठ से लिखें, सापय की मात्रा से बोले जाने के कारण, कंठ से बोले जाने के कारण इन्हें कंठ्य के नाम से जाना जाता है। कंठ से बोले जाने के कारण इन्हें कंठ्य के नाम से जाना जाता है। लो भैया, अब देखो भाई ध्यान से, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ।
अगर कहा जाए ये वर्ण कैसे हैं, कंठ हैं भैया। क्यों? क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं। अब पेपर में पूछ ले आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताओगे कंठ। आ कैसा वर्ण है, कंठ्य, कंठ्य वर्ण है। क्यों? क्योंकि ये कंठ से बोला जाता है। नंबर 2 लिखो, तालु। तालु लिखेंगे इजु यसानाम तालु हो, इजु यसानाम तालु हो। लो भैया, इजु यसानाम तालु हो, इजु यसानाम तालु हो। वही 4 अक्षर रेखांकित कर दो, ई चू यस लिखें। अब ई चू से चवर्ग, य और स, चवर्ग के अक्षर लिख लें, च छ ज झ य, और फिर य और श, और आगे डैश करते हुए लिखेंगे इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। ये वर्ण है ना, ई चवर्ग य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है भैया, तालु, तालु होता है। तथा तालु से बोले जाने के कारण तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य के नाम से जाना जाता है, इन्हें तालव्य के नाम से जाना जाता है। तालव्य, तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य के नाम से जाना जाता है, तालव्य। अब देखो भाई, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और ई कैसा वर्ण है, तालव्य। आ रहा है ना समझ में? अब देखो भाई, इसको ध्यान से देखें, ये श है और इसको गोले में बंद कर दो। ये वाले स का उच्चारण स्थान क्या है आपका, इस वाले स का उच्चारण स्थान है तालु। और नीचे जो सा दे रखा है, इस वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। ठीक है ना? तो लो भाई, अगला लिखें नंबर 3, मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा स्थान से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। वही 4 अक्षर रेखांकित कर दो, री टू रस, री टू रस। गर्मी में रस लो, चाहे गन्ना का हो चाहे किसी का हो, यहां ऋतु रस है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब अक्षर लिख लो भैया इनके, री से दोनों तरह की री आ गई, टू से टवर्ग, आगे दे रखा है र, और फिर दे रखा है आपका श। डैश करते हुए लिखेंगे इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा जानते हो, ऊपर के दांतों, दांत जिसमें गड़े हुए हैं उससे ठीक ऊपर का कठोर भाग, बताया ना, ये दांत है ना, दांत से ठीक ऊपर का जो कठोर भाग है ये मूर्धा है। जैसे ट, ट बोलेंगे वो मूर्धा वाला हिस्सा है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तथा मूर्धा से बोले जाने के कारण इन्हें मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है। मूर्धा से बोले जाने के कारण इन्हें मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है, मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है। अब देखो, री का उच्चारण स्थान क्या है भैया, मूर्धा। री कैसा वर्ण है, मूर्धन्य। कोई दिक्कत है? अब बताओ, यानी वर्णों के उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ जिस स्थान की तरफ संकेत करेगी, उस स्थान से जो वर्ण पैदा होगा उस वर्ण का वह क्या कहलाएगा, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कितने होते हैं भैया, 8। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल और उरस। तो कंठ के कौन कौन से वर्ण हैं, अकुह विसर्जनीय नाम, तालु वाले इचु यसानाम, मूर्धा वाले ऋतु रसाणाम। याद हो जाएंगे ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब देखो भाई, अगला चलते हैं, देखो नेक्स्ट। अब बात आई 4 नंबर का दंत।
4 नंबर पे देखते हैं हम, तो देखो 4 नंबर पे दंत उच्चारण स्थान। अब दंत में कौन कौन से हैं, तो देखो ऋतुलसानाम, ऋतुलसानाम दंताः, ऋतुलसानाम दंताः। लो भैया, अब इस पे देखो दंताः, अब इसमें विसर्ग लग रहा है, रामः रामो रामाः। अब बताओ तुम्हारे मुंह में जो गड़सा लगे हुए हैं, एक है कि दो है कि ज्यादा हैं? 32 हैं। कुट्टा में वो 3 होते हैं, कुट्टा की वैसी तैसी कर रहा है। देखो ऋतुलसानाम दंताः। तो देखो भैया, अब यहां बताया हमने कि भाई ऋतुलसानाम दंताः, देखो रामः रामो रामाः, दंतः दंतौ दंताः, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन दे रखा है, इसमें दे रखा है ना। इसका मतलब है ये वर्ण दांतों से बोले जाते हैं, एक दांत से नहीं, अधिक दांतों से बोले जाते हैं। मान कि कैसे बोले जाते हैं देखते हैं। तो देखो वही 4 अक्षर रेखांकित करेंगे हम, ऋतुलस, यहां तक ऋतुलस। ठीक भाई। अब री से, री तो हमारे पास छोटा ही रहता है, री का दीर्घ रूप होता ही नहीं है। अब री हो गया। अब देखो तू से मतलब क्या दे रखा है, तवर्ग, तवर्ग दे रखा है। तवर्ग में आ गए त, थ, द, ध, न, ठीक है ना। आगे दे रखा है आपका ल, ठीक है ना। और फिर दे रखा है आपका श। इसको ध्यान रखेंगे हम, ये सड़क वाला सा कहां से बोला जाता है, दंत से। ठीक भाई। अब देखो बनगी गुरुजी कैसे बोला जाता है, चलो हम बोल के देखते हैं। बोलिए त, थ, हमारी जीभ ऊपर के दांत के पिछले हिस्से को टच करेगी। देखो त, थ, द, ध, न। अच्छा आप इसको बोल के देखना, ट, ट, और इसको बोल के देखना त। ट में ठीक थोड़ा ऊपर चढ़ गई और त में नीचे आ गई। ट, ट तो कठोर वाले हिस्से को टच किया, कठोर वाला हिस्सा जो टच किया वो तो हो गया मूर्धा। और जब हम इसको टच करेंगे ना तो जीभ नेक सर के आई। तुम लेके जा रहे हैं जेवरी थे नेक और ऊपरा है ना, जा रहे ना, देखो अपने हिसाब से जा रही है। अगर वो जीभ इस जगह पर नहीं जाएगी तो भैया हम कछूते कछू बोल जाएंगे। कबो कबो कोई आदमी हमारे सामने बोल लो है और वो बाकी ठीक सही जगह पे जीभ नहीं पहुंचे, तिराहे पे ना निकल के दुराहे पे के चौराहे पे निकल जाए, तो सिस्टम पता है गड़बड़ा जाएगा और हम हंस जाते हैं उसकी ध्वनि को सुन करके। देखा कलाए वो होता है कि नहीं होता है। चाहे भाई प्यास लग रही है गर्मी में, जीभ चुप की रह गई और जीभ ना पहुंची ठिकाने पे, है ना, तो सिस्टम बिगड़ जाता है। तो देखो भाई ध्यान से, री, री थोड़ा सा मूर्धा से नीचे आ गए, री में थोड़ा मूर्धा को, लेकिन री ल जैसे ही आया ल, देखो ल पार्श्विक ध्वनि है वैसे ये ल, जीभ से ठाड़ी है गई आगे, भवा दिख रही कहाँ जा रही है, फिर वो बगलम तिन कर गई ल, ल बोल के देखिए ल, है ना। तो देखो भाई ध्यान से सुनो, ली, त, थ, द, ध, न, ल, स, ये वर्ण कहां से बोले जाते हैं, दंत से। तो लिखो दंत, ऋतुलसानाम, ऋतुलसानाम, घर जाएगा याद करिए हम बरबम कहूँ, घर जाएगी घर वाले जो कह में कैसे भर रहा है, मान की राम कुमार से पढ़े आया हूँ। लिखो बाकी मार साहब ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं, छोरा है और छोरी है, सपने में जो कर रही है, ऋतुल 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 ऋतुलसानाम दंता। देखो भाई 4 अक्षर अंडरलाइन कर लें, लिखें री, तवर्ग, त, थ, द, ध, न, कोष्ठक बंद करें, ल, श, सा को आप गोले में बंद कर दो भैया, और डैश करते हुए लिखेंगे इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन, इन लिखें, इन लिख के दिखाऊं, इन, और अच्छा धीरे से लिखो, ऋतुलसानाम दंताः, री से री, तू से तवर्ग, त, थ, द, ध, न, फिर ला से ला और सा से सा। डैश करते हुए लिखें इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है,
अर्थात ये वर्ण ऊपर वाले दांतों के ऊपर ऊपर आता है कि ना है, ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दंत्य वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। दंत्य वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। दंत्य, भाई दांत से बोल रहे हैं इसलिए क्या कहेंगे हम? दंत्य। तो हमने आपको आज 4 कराए बेटा। कितने उच्चारण स्थान कराए? 4। चारों को दोबारा दोहरा लेते हैं। अकोह विसर्जनीयानाम, इचुयसानाम, ऋतुरसानाम, ऋतुलसानाम, दंताः। टिप लो। अकोह विसर्जनीयानाम, इचुयसानाम, ऋतुरसानाम, ऋतुलसानाम। एक बार और। अकोह विसर्जनीयानाम, इचुयसानाम, ऋतुरसानाम, ऋतुलसानाम। लो भैया, इस तरीके से आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।